नमस्कार, मैं हूं हीरा परिहार। रुकिए, एक बात जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई देश आपके हिस्से की जमीन को अपना नाम दे दे, बस यूं ही बिना पूछे। यही हो रहा है अभी भारत के साथ। चाइना ने आराम से अपने नक्शे पर अरुणाचल प्रदेश के हर गांव का नया नाम लिखा दिया है और यह सिर्फ अब नाम नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जो भारत के खिलाफ खेली जा रही है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे चाइना अपनी सीमाओं को क्रिएटिव नेमिंग से बढ़ाए जा रहा है और भारत के पास आखिर क्या ऑप्शन बचे हैं। और यह सच बहुत गहरा है और यह जानकर शॉकिंग लगता है, तो बने रहिए अंत तक। देखो, यह सिर्फ एक नई खबर नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक बहुत ही सिस्टमेटिक पैटर्न है। पिछले साल से चाइना नए काउंटीज को बना रहा है जिनजियांग में। नक्शों पर यहाँ पर फिक्टिशियस नेम्स मतलब काल्पनिक नामों को दिए जा रहा है, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रीच को बढ़ाया जा रहा है और इंडिया के नॉर्दर्न टेरिटरीज को चैलेंज किए जा रहा है। मई 2020 में गलवान वैली में क्लैश हुई थी, 62 इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे और उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर्स में आकर दोनों देशों ने बातचीत की कोशिश की हुई थी। लेकिन साथ साथ चाइना ने क्या किया? चाइना ने सीनाबाजी को शुरू कर दिया, नक्शों पर नए नाम, नए काउंटीज, नई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। और यह सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। टेरिटोरियल क्लेम्स को यहाँ पर लेजिटिमेट करने के लिए है। इंटरनेशनल लॉ में अगर तुम किसी टेरिटरी को लंबे समय तक कंट्रोल करो और एडमिनिस्ट्रेशन करो तो वह थियोलॉजिकली तुम्हारी बन जाया करती है और इसी को यहाँ पर इफेक्टिव ऑक्यूपेशन कहा करते हैं। और चाइना यहाँ पर यही खेल को खेले जा रहा है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, और यह नॉर्थ ईस्ट भारत का सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता है और इसका एरिया लगभग 83,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो बुद्धिज्म है और क्रिश्चियनिटी को ये लोग फॉलो करते हैं कुछ। यह एक वाइब्रेंट डाइवर्स रीजन हुआ करता है, लेकिन चाइना के नक्शों पर यह साउथ तिब्बत बन जाया करता है। चाइना का आर्गुमेंट यह है कि यह टेरिटरी हमारे क्विंग डायनेसिटी का पार्ट हुआ करता था और ब्रिटिश ने कॉलोनियल टाइम्स में इसे भारत को दे दिया था, लेकिन हमें लेजिटिमेसी नहीं दी थी। लेकिन यह आर्गुमेंट पूरी तरह से फ्लॉड है, क्योंकि नंबर 1 मैकमोहन लाइन के महत्व को देखें तो 1914 में शिमला कन्वेंशन के तहत ब्रिटेन और तिब्बत के बीच एक एग्रीमेंट हुई थी और इसमें मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में स्वीकार किया गया था और यह लाइन अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ में हुआ करती है और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस पर साइन किए हुए थे। नंबर 2 पॉइंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस के हिसाब से 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो अरुणाचल प्रदेश नेचुरली भारत का हिस्सा बन गया और यह एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। फिर 1987 में ये राज्य बना। नंबर 3, लेकिन चाइना की टैक्टिक्स के हिसाब से 1950 में चाइना ने अचानक यह क्लेम को उठाया और 1962 में युद्ध हुआ। 1962 के युद्ध में चाइना ने मिलिट्री फोर्स से अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स को यहाँ पर टेम्परेरी यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन यूएनएससी के दबाव में वह वहाँ पर विड्रॉ हो गया, एक्सेप्ट कुछ एरियाज में जहां वह स्टिल है, जैसे कि लैक में, मींस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार। फिर 50 से ज्यादा साल यहां पर क्वाइट रहा, लेकिन अब चाइना एक नई स्ट्रेटेजी को लेकर आ रहा है। यहाँ पर फिक्टिशियस नेमिंग। मई 2025 में अमीए ने ऑफिशियली स्टेटमेंट को दिया कि हर गांव, हर वैली का नया नाम, हर नाम एक क्लेम का नाम, और यह सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। लद्दाख के अक्साई चीन प्लेटू में भी यही हो रहा है और अक्साई चीन एक प्लेटू जो 1962 की वॉर में चाइना ने इसको ऑक्युपाई कर लिया
और यह लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया हुआ करता है। यह लद्दाख का एक हिस्सा है, लेकिन चाइना के अब नियंत्रण में है और अब चाइना ने इसमें नए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंटीज को बना दिया है। आखिर ये भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह एक नैरेटिव वॉरफेयर है मेरे दोस्तों। इंटरनेशनल फॉर्म्स में जब चाइना मैप को दिखाता है तो यह कहता है कि देखिए भाई साहब, हमारे पास अपने ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं और हमारे पास अपनी ओन यहाँ पर गवर्नेंस है, लिहाजा यह हमारी टेरिटरी है। और यह आर्गुमेंट यहाँ पर वीक लग सकता है, लेकिन डिकेड्स में समझिए इसे, डिकेड्स में यह एक पावरफुल नैरेटिव को बना देता है, इसे सेट कर देता है। अब यहाँ चीज़ें यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चाइना की यह स्ट्रेटेजी सिर्फ नाम देने तक ही सीमित नहीं है, वह 3 चीज़ों को साथ साथ किए जा रहा है। समझिए इसे इस प्रकार से। पिलर नंबर 1 समझिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन। चाइना बॉर्डर के एरियाज में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किए जा रहा है, जैसे कि सड़कें बनाना, रेलवेज ट्रैक बनाना, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस करना, टाउन्स एंड सेटलमेंट्स। और तिब्बत झिंजांग रेलवे जो 2006 में बनी हुई थी, वह ले जितनी हाई अल्टीट्यूड पर चला करती है और यह एक इंजीनियरिंग मार्वल है, लेकिन साथ साथ यह एक मिलिट्री कॉरिडोर भी है। और अब चाइना सीमावर्ती एरियाज में नए एयरपोर्ट्स बना रहा है। पिलर नंबर 2, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेटलमेंट्स। क्योंकि चाइना के पास यहाँ पर एक टर्म है, वह है ड्यूल यूज सेटलमेंट्स का मतलब सिविलियंस एरिया जो मिलिट्री पर्पस भी सर्व किया करते हैं और बॉर्डर के पास हजारों चाइनीज सोल्जर्स की फैमिलीज भी रहा करती है। छोटे छोटे फार्मिंग कम्युनिटीज बनाई गई हैं, जैसे कि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स भी हैं और सब कुछ यहाँ पर सिविलियन दिख रहा है, लेकिन यह सब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेटेड है और यह जीनियस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इंटरनेशनली यह सिविलियन हैबिटेशन दिखा करता है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर यह मिलिट्री कंट्रोल को स्ट्रेंथन किया करता है और लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव ऑक्यूपेशन क्लेम को यह सपोर्ट किया करता है। पिलर नंबर 3 को समझिए, यहाँ पर नैरेटिव कंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पर यह आता है कि नाम देना, यानी कि फिक्टिशियस नेमिंग को देना, काल्पनिक नाम देना। मतलब चाइना अपने उपलब्ध सोर्सेस, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, एनिसेंट मैप्स, मैथोलॉजी, इन सब में से नेम्स को निकालता है या फिर बिल्कुल नए नेम्स को यहाँ पर बना देता है, फिर इन्हें ऑफिशियल मैप्स पर लिख देता है और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में फिर डाल देता है और स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाता है, साथ ही इंटरनेशनल फॉर्म्स में इसे प्रेजेंट भी करता है और साल दर साल यह बिकम करता है। नॉर्मल न्यू जनरेशन को चीनी नक्शों में यही सीमाएं दिखाई देती हैं और यह 1000 बार अगर रिपीट हो जाए तो उसके बाद ये ट्रूथ बन जाता है। और यह वही टेक्निक है जो जोसेफ गोबल्स ने नाजी जर्मनी में यूज की हुई थी। ए लाई रिपीटेड 1000 टाइम बिकम्स द ट्रूथ और चाइना इसी को यहाँ पर बड़े पैमाने पर किए जा रहा है। लिन मिनवांग एक प्रोफेसर फूडान यूनिवर्सिटी में है, चाइना से ही है। उसने ये कहा कि यह मूव एक क्लियर इंडिकेटर है और बीजिंग के बॉर्डर गवर्नेंस को यहाँ पर सीरियसली लेने का है और उसका आर्गुमेंट यहाँ पर यह है कि चाइना को अपने बॉर्डर लैंड्स में यहाँ पर फीमेल कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसा क्योंकि यहाँ पर उइगुर सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी है, ETI यानी कि ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट मिलिटेंट्स भी है। वह सेंट्रल एशिया से इन्फिल्ट्रेशन की थ्रेट्स हैं हुआ करती हैं और इंडिया से बॉर्डर टेंशंस भी हैं। लिहाजा चाइना यहाँ पर स्ट्रेंथन करना चाहता है और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को सीमावर्ती एरिया में बढ़ाना चाहता है। अब हम यहाँ पर आते हैं एक नए काउंटी के चर्चा पर, जिसका नाम यहाँ पर है सेलिंग। मार्च 2026 में चाइना ने ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस किया है कि यह एक नया काउंटी है। जिनजांग
प्रोविंस में है और उसकी लोकेशन हुआ करती है वखान कॉरिडोर के पास। और यह कहाँ पता है आपको? पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास हुआ करता है और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर हुआ करता है। सेलिंग के आसपास कितना यहाँ पर टेंशन है, जरा इसे समझते हैं। और इसे समझने के लिए हमें काराकोरम माउंटेन रेंज की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि काराकोरम दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज हुआ करता है और यहाँ कुछ दुनिया की सबसे ऊंची पीक्स भी हैं, जैसे कि केटू सहित। यह स्ट्रेटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर 1 समझिए, यह 3 कंट्रीज को यहाँ पर जोड़ा करता है, जैसे कि चाइना उत्तर में है, पाकिस्तान में पश्चिम में है और भारत जो है वो दक्षिण में हुआ करता है। नंबर दूसरा पॉइंट, यह सीपक का हिस्सा है। सीपक मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आखिर यहाँ पर सीपक है क्या चीज? यह एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो $60 बिलियन की है और वह पाकिस्तान को यह ट्रेवल्स करता है और पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू ये जाता है, साथ ही ग्वादर पोर्ट तक ये पहुंचता है। और इसके अलावा यह प्रोजेक्ट चाइना को डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस दिया करता है और अरेबियन सी तक देता है और गलवान कॉरिडोर छोड़कर पूरी अर्थव्यवस्था भारत के थ्रू यहाँ पर जा सकती है। लेकिन पीओके के थ्रू जाने से यहाँ पर भारत ने इसे अपोज किया हुआ है और भारत का यहाँ पर आर्गुमेंट है कि पीओके जो है वो हमारा ऑक्युपाइड टेरिटरी है, जब तक वह पाकिस्तान के पास है। तुम हमारी परमिशन के बिना यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बना सकते हो। लेकिन चाइना को यहाँ पर प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, सीपक चला गया है। अब सेलिंग काउंटी का क्रिएशन आखिर यहाँ पर क्या मायने रखता है, इसे जरा ध्यान से समझिए। सेलिंग को समझने के लिए हमें वकान कॉरिडोर को समझना होगा। वकान कॉरिडोर एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, यानी कि सिर्फ 15 किलोमीटर यह चौड़ा है। यह अफगानिस्तान का है, लेकिन यह तजाकिस्तान को सेपरेट करता है, वो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से। यह कॉरिडोर बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ETIM मिलिटेंट्स यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान तालिबान से होकर, वह तजाकिस्तान से होकर और फिर यहाँ पर जिनजियांग में। और इसलिए चाइना को लंबे समय से यहाँ पर डर है कि उइगुर मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में ट्रेन भी हो सकते हैं और खासकर जब यहाँ पर तालिबान वहाँ पर है, फिर वापस यहाँ पर आ सकते हैं। जबकि सेलिंग जो काउंटी है, इसी को सूंघने के लिए व रोकने के लिए बनाया गया है। युन सुन एक सीनियर फेलो स्टिम्सन सेंटर में एक थिंक टैंक, और ये कहता है कि सेलिंग का क्रिएशन दिखाता है कि चाइना ने अपने बॉर्डरलैंड्स को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने का डिसीजन लिया हुआ है। वह ग्रास रूट्स गवर्नमेंट्स को यहाँ पर बूस्ट किए हुए जा रहा है और फ्रंटियर कंट्रोल को यहाँ पर सख्त किया हुआ है। अब यह एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेजर है। अब भारत के लिए आखिर यह क्यों खतरनाक है? क्योंकि सेलिंग के बाउंड्रीज में यहाँ पर अक्साई चीन का एक पार्ट आया करता है और अक्साई चीन जो कि 1962 से चाइना के पास है, जो भारत क्लेम करता है इसको, अब चाइना ने इसे सेलिंग के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में डाल दिया है। और यह एसेंशियली ये कहता है कि देखो, हम न सिर्फ ऑक्युपाई कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर गवर्न भी कर रहे हैं। पहले भी चाइना ने 2 काउंटीज को बनाया हुआ था, जैसे कि हिन काउंटी 2014 में और हिंगकांग काउंटी 2024 में। जबकि हिन में अक्साई चीन का 90% हिस्सा आता है, जबकि यहाँ पर भारत ने ऑफिशियल प्रोटेस्ट दिया हुआ था, लेकिन चाइना ने इसे इग्नोर कर दिया। जबकि कुछ यहाँ पर एनालिस्ट ये कहा करते हैं कि भारत भी तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए जा रहा है और भारत भी तो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर डिविजन्स को बनाए जा रहा है, फिर चाइना को क्यों नहीं? जबकि यह आर्गुमेंट यहाँ पूरी तरह गलत है, क्योंकि इसे समझिए। नंबर 1, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश को पूरी दुनिया यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती है और इंडिया का टेरिटरी के रूप में करती है। सिर्फ चाइना और कुछ चाइना बैक्ड कंट्रीज को इशू है। नंबर 2 पॉइंट, इफेक्टिव कंट्रोल के हिसाब से भारत ने जनरेशंस में से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को गवर्न किया हुआ है।
यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस भी होते हैं, यहाँ भारतीय कानून के तहत कोर्ट्स भी हुआ करते हैं, यहाँ इंडियन करेंसी चला करती है और यह सब अक्साई चीन में नहीं है। नंबर तीसरा, पीसफुल ऑक्यूपेशन वर्सेस एग्रेसिव ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश को भारत ने लेजिटिमेट प्रोसेस से इंटीग्रेट किया हुआ है और अक्साई चीन को चाइना ने मिलिट्री फोर्स से यहाँ पर कैप्चर किया हुआ है और यह बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन है। और यहाँ भारत ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने एक वेरी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को दिया हुआ है और उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स एनी मिस्चीवियस अटेम्प्ट्स बाय द चाइनीज साइड टू असाइन फिक्टिशियस नेम्स टू प्लेसेस व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और यह यहाँ पर एक रियर स्टेटमेंट है, मिस्चीवियस जैसे शब्द का यूज करना। और जायसवाल ने आगे फिर क्या कहा कि अरुणाचल प्रदेश और अन्य टेरिटरीज थे और हैं और यहाँ पर हमेशा रहेंगे और भारत का इंटीग्रल और इनअलाइनेबल अर्थात यह भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। यह एक कैटेगोरिकल रिजेक्शन है, कैटेगोरी स्पष्ट रूप से है। जबकि MEA की की पॉइंट से यहाँ पर क्या कहते हैं? नंबर 1 यानी कि नेम चेंजिंग से रियलिटी नहीं बदलेगी यहाँ पर। और जायसवाल ने इसे क्लियरली कहा है कि क्रिएटिव यहाँ पर नेमिंग से कोई भी टेरिटरी का रियलिटी चेंज नहीं हो सकता है। और नंबर दूसरा क्या है? यह बायलैटरल रिलेशंस को यहाँ पर डैमेज कर रहा है और MEA ने यह कहा कि ये मूव से यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं ऑनगोइंग टॉक्स से। और इंडिया और चाइना ने गलवान के बाद यहाँ पर चुप करके मेलजोल की कोशिश की हुई है और ऐसे मूव से उसे यहाँ पर अंडरमाइन करते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट समझिए, चाइना से अपील यानी कि MEA ने चाइना से अपील की हुई है कि ऐसे मूव से बचे, ऐसे एक्शंस नेगेटिविटी को इंजेक्ट करते हैं और बायलैटरल टाइज में करते हैं। जहां मई 2025 में भी MEA ने स्टेटमेंट को दिया था, उस समय भी यहाँ पर यही कहा गया था कि क्रिएटिव नेमिंग से अनडिनाइबल रियलिटी नहीं बदलेगी। तो यह कोई यहाँ पर सरप्राइज तो नहीं है, लेकिन यह यहाँ पर एस्केलेशन है। इंडिया की डिप्लोमेटिक स्टडी यहाँ पर क्या हो सकती है? नंबर 1, क्वेड को यहाँ पर मजबूत करना है। क्वेड का मतलब है कि USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश, और यह एक अलायंस है जो चाइना को यहाँ पर काउंटर करने के लिए बना हुआ है और भारत को इसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इनकी स्ट्रेंथन करना चाहिए, मिलिट्री कॉपरेशन को यहाँ पर बूस्ट भी करना चाहिए। नंबर दूसरा, इंटरनेशनल एडवोकेसी। इंडिया को UN हो गया, WTO हो गया और अन्य इंटरनेशनल फॉर्म्स में इस केस को जरूर प्रेजेंट करना चाहिए और यह यहाँ पर प्रेसिडेंट जरूर बनेगा। क्योंकि अगर चाइना यहाँ पर यह कर सकता है तो क्यों यहाँ पर कोई भी कर सकता है और भारत क्यों नहीं कर सकता है? रशिया को तो पहले से ही यहाँ पर क्रीमिया का इशू है। नंबर तीसरा समझिए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत को भी अपने बॉर्डर एरियाज में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर एक्सेलरेट करना चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, एयरपोर्ट्स, गैरिजन टाउन से बनाने चाहिए, यह इक्वली इंपॉर्टेंट है। और नंबर चौथा, डोमेस्टिक नैरेटिव होना चाहिए। भारत को अपने पॉपुलेशन को यहाँ पर एजुकेट जरूर करना चाहिए, स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का महत्व क्या है और वह क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है यहाँ पर? यह सिर्फ यहाँ पर भारत और चाइना का इशू नहीं है, यह यहाँ पर एक ग्लोबल प्रेसिडेंट है। अगर चाइना यहाँ पर फिक्टिशियस नेमिंग से यहाँ पर टेरिटोरियल क्लेम्स को यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सकता है तो रशिया को यूक्रेन के पार्ट्स को रिनेम करने का यहाँ पर जरूर बहाना मिल जाएगा और साथ में इजराइल को पैलेस्टाइन एरियाज को रिनेम करने का यहाँ पर प्रेसिडेंट जरूर मिलेगा और टर्की को भी यहाँ पर साइप्रस के पार्ट्स को रिनेम करने का एक्सक्यूज मिल जाएगा। और यह इंटरनेशनल लॉ को फंडामेंटली यहाँ पर चैलेंज करता है, क्योंकि UN चार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हुआ करता है। कोई भी कंट्री अपनी बॉर्डर्स को यहाँ पर अनलिटरली चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन चाइना यहाँ पर यही तो कर रहा है।
अब आखिर यहाँ पर ग्लोबल रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या क्या है, और यहाँ पर यह दुखद है कि यूएसए ने यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट अभी तक दिया ही नहीं है। वह यूरोप ने, यूएन ने कोई भी यहाँ पर फॉर्मल प्रोटेस्ट भी तो नहीं दिया है, और यूएन ने कोई एक्शन भी नहीं लिया है। सिर्फ भारत, जापान और कुछ अन्य क्वाड कंट्रीज ने इसे यहाँ पर एक्नॉलेज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता है और ये बन भी चुका है, क्योंकि दुनिया चाइना पर यहाँ पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो चुकी है। वो ट्रेड लिवरेज भी है, चाइना के पास बहुत पावर है आज के दिन में, जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर है, हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट हैं, लेकिन एक यहाँ पर स्लिपरी स्लोप भी है। अगर यह यहाँ पर एंसर्ड रहता है तो वर्ल्ड ऑर्डर को यहाँ पर सीरियस चैलेंज भी जरूर आएंगी। तो मेरे दोस्तों, अंत में क्या कैलकुलेशन यहाँ पर निकलने वाला है समझिए। नंबर 1 यहाँ पर कैटेगोग्राफिक एग्रेशन एक रियल थ्रेट है। नाम देने का मतलब है, नाम देना सिर्फ यहाँ पर सिंबॉलिक नहीं है, यह एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है टेरिटोरियल क्लेम्स को लेजिटिमेट करने का, और समझिए यह डिकेड्स में काम करती है। नंबर 2 यहाँ पर समझिए कि भारत की यहाँ पर रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। भारत ने पैसिव नहीं रहना है और डिप्लोमेटिक पुशबैक यहाँ पर देनी ही चाहिए। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर मजबूत करना होगा और अपना नैरेटिव को यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जरूर प्रेजेंट करना होगा। नंबर 3 समझिए कि यह एक ग्लोबल इशू है, सिर्फ यहाँ पर बायलैटरल नहीं है। अगर दुनिया इसे इग्नोर करती है तो इंटरनेशनल लॉ को एक मेजर ब्लो भी यहाँ पर लगेगा। अगर कंट्रीज अपनी अपनी यहाँ पर टेरिटोरियल क्लेम्स को अगर नाम देकर यहाँ पर लेजिटिमेट कर सकते हैं तो वह दिन दूर नहीं होगा मेरे दोस्तों जब वर्ल्ड में 100+ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या भारत इसका कोई एग्रेसिव रिस्पॉन्स देगा, क्या अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को यहाँ पर चेतना जगेगी, चेतना आएगी, क्या यह एक न्यू एरा की क्या शुरुआत है, वो भी कैटेगोग्राफिक वॉरफेयर की। और इन सवालों के जवाब अगले आने वाले महीनों में जरूर हमें देखने को मिलेंगे। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। क्या तुम्हें लगता है कि भारत को यहाँ पर स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स देना चाहिए? शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एक बात को याद रखिए दोस्तों, जब भी कोई पावर अपनी बॉर्डर्स को यहाँ पर रिडिफाइन करने की कोशिश करता है तो वह सिर्फ नाम नहीं बदल रहा होता है, वह मेरे दोस्तों दुनिया को बदल रहा होता है। एंड दैट माय फ्रेंड्स इज समथिंग वी शुड ऑल बी वॉचिंग क्लोजली। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।